श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज़ में विविध भारती के एक ऐसे कलाकार आए हैं जिन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है और सबसे ख़ास बात ये है कि आप जो हैं मशहूर कॉमेडियन जिन्हें हम कहते हैं केशव मुखर्जी उनके सुपुत्र हैं। तो बबलू मुखर्जी जी, आपका हम स्टूडियोज़ में विविध भारती के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और विविध भारती इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा, इतने सालों से चला रहा है। मैंने अभी जैसे कि बाहर फोटोग्राफ देखे, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, उफ, मतलब सालों, मैं इनकी क्या तारीफ करूं आपके इस प्रोग्राम की। मैं तो कुछ नहीं, नाखून बराबर भी नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके सामने बैठा हूं और बोलने की मुझे मौका मिल रहा है। क्या बात है, आपके इन भावों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात सत्य भी है कि विविध भारती ने, इस मंच ने जो है कई उदीयमान कलाकारों से लेकर प्रतिष्ठित कलाकारों तक सभी को रिकॉर्ड किया है, सभी से बातचीत की है लाइव और सभी को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है और श्रोताओं ने भी उनके साथ में एक विशेष संबंध बनाया है। उनकी यादों के साथ वो हमेशा रहते हैं। हमारे पास कई रिकॉर्डेड कार्यक्रम हैं, पुराने से लेकर नए जितने अभिनेता हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कला के क्षेत्र से, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो समय समय पर हम बजाते भी हैं और नए कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे कि आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। जी जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपके पास गाने हैं, अभी आपने मुझे घुमाया है आपके आर्काइव में। हो, इतने सारे रिकॉर्ड्स, ओह माय गॉड, कैसा रखते हैं आप ये सर, इसका कैलकुलेशन, कौन सा गाना किस रिकॉर्ड में, कौन सा रिकॉर्ड किस, ओहो, इट्स इज माइंड ब्लोइंग जो आपने दिखाया मुझे। जी हाँ, उसे संभालने के लिए लाइब्रेरियन विशेष रूप से होते हैं। जी, कैटलॉग होता है, गानों के बोल होते हैं। अच्छा, हम हर तरह से रिकॉर्ड से उसे ढूंढ सकते थे, लेकिन आज के इस दौर में हम रिकॉर्ड्स बनती भी नहीं हैं और दूसरी बात, हम रिकॉर्ड कैसेट या सीडीज से प्ले नहीं करते हैं। अब ऑनलाइन हमारे पास गाने आते हैं और हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने, जो वैल्यूबल हैं या यूँ कहें कि अनमोल हैं, उन्हें हमने डिजिटाइज़ किया हुआ है और हमारे कार्यक्रमों में हम उन्हें प्ले करते हैं। और जैसे कि भूले बिसरे गीत होता है तो 30s के सॉन्ग से लेकर 55 तक के सॉन्ग्स हम उसमें प्ले करते हैं। मतलब 30s से लेकर अभी तक के जो गाने हैं, हम हर तरह के गानों को जो है अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। वाह, क्या बात है। उफ, आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माहौल में आया हूँ। ये बात तो है और आपका आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी भी था। इतने वर्षों तक आप इससे जुड़े नहीं रहे हैं, लेकिन आज जब आपका जुड़ाव और आपका प्रेम देखा हमने तो हमें समझ में आ रहा है कि हम इतने दूर आपसे इतने दिनों से कैसे थे। अच्छा बबलू जी, आप हमें ये बताइए कि जब हम केशव मुखर्जी की बात करते हैं तो एक कॉमेडियन की बात करते हैं जो लोगों के दिलों में, दर्शकों के दिलों में हमेशा से रहे हैं। और केशव मुखर्जी को देखते ही जो दर्शक होते थे उस वक्त, जो सिनेमा घरों में होते थे, उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। और वो जो शराबी का जो वो रोल किया करते थे, वो सचमुच में ऐसा लगता था कि जैसे क्या बात है। और फिर उसमें उनका एक अपना अंदाज ये करके जो शुरुआत लेते थे वो, वाह वाह, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो वही जलवा क्या वो घर में बरकरार रखते थे? वो इसी तरह के हंसमुख थे? कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एकदम सीरियस किस्म के इंसान थे। एंड आप बोल सकते हैं कि हमने जितना भी देखा है डैडी को घर में, बहुत ही कम देखा था, लेकिन बात करते हुए बहुत ही कम सुना है। अच्छा, बहुत ही कम सुना। और वो हंसी मजाक तो बिल्कुल नहीं। अरे जी, इतने मशहूर कॉमेडियन जो है घर पर बिल्कुल शांत रहते थे। एब्सोल्युटली। हाँ, वो कभी कभार मुझे और मेरे भाई को कभी कभार शूटिंग में लेके जाते थे, कभी मुझे कभी उसे। तो शूटिंग में मैं देखता था एक डैडी का एक अलग ही व्यवहार, मजाक लोगों के साथ में, किस तरह से मुस्कुराना होता है, किसी खिंचाई करनी होती है, या वो मैं समझा नहीं सकता उन चीज़ों को। मेरे डैडी अलग थे, मैंने उनको जब बाहर देखा, अलग ही डैडी थे वो। हाँ हाँ,
तो लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि छोटे थे वो डिफरेंस क्यों है ऐसा, वो समझ नहीं आता, वो बाद में समझ में आया। बट घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट थे? जी हाँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जी हाँ, जी हाँ। मतलब इन द सेंस के पढ़ाई लिखाई बचपना है, मतलब आपका पढ़ने का काम है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है, सब पढ़ाई करो। एंड ये भी नहीं कि भाई फर्स्ट क्लास आओ, सेकंड क्लास आओ, ये नहीं, पास हो जाओ मेरे लिए बहुत है। वो प्रेशर नहीं डालते थे पढ़ाई का। आपको मैं बताऊं, हम लोगों का, बंगालियों का फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूजा होता है दुर्गा पूजा जी। काली पूजा, सरस्वती पूजा। दुर्गा पूजा के टाइम पे स्कूल में एग्जाम होते थे हमारे, और डैडी बोलते थे ये क्या चक्कर है। तो डैडी क्या करते थे, उन दिनों में स्कूल भेजते नहीं थे। अच्छा। एक एग्जाम चला गया जान दो। क्यों? क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो अगर हम बच्चे नहीं देखेंगे तो समझेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे, मतलब उसको समझना भी जरूरी है। तो जब तक जाएंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। और उनका हाँ, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल ने डैडी को बुलवाया सॉरी, डैडी को बुलवाया कि मतलब एग्जाम ये अटेंड नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो डैडी ने बोला कि मैं ही रोकता हूं उनको। 4 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट सेकंड सेमेस्टर, 3 एग्जाम है ना। मेरे को पासिंग मार्क्स ही चाहिए, उसके पास होना चाहिए। मुझे अभी डॉक्टर नहीं बनाना है, बट कल्चर इनको फॉलो करना जरूरी है। क्या बात। तो एक एग्जाम मिस हो गया, कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे। सॉरी। तो डैडी का ये था कि ओके फाइन, पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन हमारा जो पूजा पाठ है ये वो, डैडी पूजा पाठ के मतलब बहुत पूजा पाठ वाले थे। अच्छा जी। तो बोला कि ये फॉलो, ये सीखना जरूरी है बच्चों को भी। क्या बात। नहीं तो पेरेंट्स होते हैं कि भाई नहीं एग्जाम है, सब छोड़ो सब छोड़ो। दूसरे पेरेंट्स करते हैं कि नहीं भाई एग्जाम है, बच्चा क्यों नहीं आया दुर्गा पूजा, एग्जाम है, एग्जाम है। डैडी बोलते पहले पूजा। हाँ, वो असली संस्कृति कर्मी थे। संस्कृति से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है, इस बात को वो समझते थे। व्यवस्था वो चेंज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने आप ये चेंज लिया। इस चेंज के थ्रू आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी कि 3 में ही आपको पास करके आगे बढ़ना होता था। लेकिन वो रिलैक्स कर देते थे। जी जी जी। डोंट टेक टेंशन, हाँ हाँ, जस्ट पास, आई नीड यू टू गेट पास, दैट इज इट। क्या बात। हमारे पे प्रेशर ये भी नहीं एक होता था। नज़रिया है। हाँ। बिल्कुल है। और ये नज़रिया जो है आपके जीवन में काम आया। आप ऐसा सोचते हैं कि संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक मैं अपने बच्चों को भी वैसे फॉलो करवाया। अच्छा। मेरे भी मेरा स्कूल एजुकेशनल स्कूल है, सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड, 20 साल हो गए। तो हमारे स्कूल में भी हमने छुट्टी तो नहीं दिया है, इट इज नॉट गवर्नमेंट के हिसाब से वो छुट्टी अलाउड नहीं, बिकॉज नवरात्रि के भी टाइम है वो। लेकिन जितने भी बच्चों को जिस त्यौहार में छुट्टी चाहिए लो। अच्छा। छुट्टी चाहिए लो, लेकिन एग्जाम में कम से कम पासिंग मार्क लाओ। स्कूल में भी बच्चों में बस ज़्यादा, हाँ पेरेंट्स को करना है, प्रेशर डालना है वो डालें, लेकिन स्कूल में मैंने बोला कोई टीचर को प्रेशर नहीं डालना बच्चों पे। उनको, बच्चों को जैसे खेलने जाना है, उनको मज़ा आता है, वो लोग वेट करते हैं कि भाई शाम को खेलने जाएंगे, उसी तरह उनको वेट करना चाहिए कि सुबह को हम स्कूल जाएंगे। और यही होता है मेरे स्कूल में। बच्चों को अगर मतलब मम्मी डैडी अगर बोले कि आज स्कूल नहीं जाएगा, आज आराम कर ले, बच्चे रोते नहीं, मुझे स्कूल जाना है। वो एक चीज़ लगाव पैदा कर दिया बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली वो लगाव देंगे, छुट्टी भी दो, वो खुद ही पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, और लाते हैं। तो बबलू जी, आप का जो परिवार कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और केशव मुखर्जी के आप पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और आपने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी जो है विद्यालय से जुड़े होने की बात अभी कही अपनी बात में जी। तो उसके बारे में बताइए, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपका अपना स्कूल है? जी हाँ, डैडी को मैंने सुना था, और मम्मी भी कहा करती थी कि डैडी को शौक है बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा। एक स्कूल स्टार्ट करने का। मेरे ख्याल से एक ज़मीन भी लिया था उन्होंने जुहू में, जो कि हमारे हाथ में नहीं आया। डैडी के जाने के बाद वो ज़मीन कहीं और ही चला गया। तो डैडी को वहाँ स्कूल स्टार्ट करना था। तो एक फिर जब ऊपर वाले एक हिम्मत दी तो बोला चलो शुरू करते हैं। एक उनका एक कुछ तो ख्वाब, उनको एक ख्वाब था कि वे मुझे पायलट बनाने का, और मेरे छोटे भाई को जो मुझसे 5 साल छोटा था उसको डॉक्टर बनाने का। मतलब वो तो ख्वाब पूरा कर नहीं सके, चलो एक है वो तो करें। कोशिश की, एंड ऊपर वाले ने साथ दिया।
भगवान के आशीर्वाद से चल रहा है। तो आप जो विद्यालय का संचालन भी करते हैं, साथ ही साथ जो टीवी है और फिल्म्स हैं जी। और जो ये कला का क्षेत्र है, इससे भी जुड़े हुए हैं आप। जी। तो ये तो कैसे आप मैनेज करते हैं ये सभी चीज़ें? हो जाता है। स्कूल तो एज एन ओनर, एज ए ट्रस्टी, तो हमें इतना तो नहीं जाना पड़ता स्कूल में, उठना बैठना। प्रिंसिपल संभालती है, पूरा स्टाफ है, एंड स्टाफ स्कूल संभालते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जाना होता है, और मेन इम्पॉर्टेंट दिन पे जाना पड़ता है, और जब अगर मैं फ्री हूँ तो मैं जाकर स्कूल में बैठता हूँ। क्या बात है। कुल मिला के आपने एक सपना पिताजी का पूरा किया है, वो और पिताजी का ही दूसरा आशीर्वाद अपने था। आप पूरा हो रहा है, क्योंकि आप अभिनय के क्षेत्र में भी हैं। जी। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने अभिनय जो है कब से करना शुरू किया? पिताजी से आपको कोई इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल नहीं। डैडी तो चाहते नहीं थे, डैडी नहीं चाहते थे कि हम फिल्म लाइन में जाए। उन्हें कुछ और ही प्लान करके रखा था। तो वो तो डैडी के जाने के बाद कुछ ही महीने में अनिल गांगुली जी, जिन्होंने साहिब बनाई फिल्म, उनकी फिल्म बन रही थी कौन कैसे जी। तो उन्होंने एज एन एक्टर, जिसमें मिथुन दा थे और मिथुन चक्रवर्ती जी और अनिता राज जी, तो मैं अनिता राज जी का भाई बना हुआ था। तो एक वैसा एक कैरेक्टर निकला, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था उस एज के लिए, एंड मैंने शूट भी किया 1982 में। जी। फिर मैं थिएटर से जुड़ा रहा। अच्छा। मैंने एक प्रीति थिएटर में काफ़ी शोज़ किए। मंजुला बहादुर जी उनकी प्रोड्यूसर थी, विजय वर्मा जी उनके राइटर और डायरेक्टर एंड एक्टर भी हुआ थे, अदाकार ग्रुप नाम से। सॉरी। प्रीति थिएटर में हुआ, उससे मेरा शौक बढ़ने लगा। अच्छा। फिर थोड़ा पॉपुलैरिटी मिला, तो मैं फिर वो कमर्शियल थिएटर में चला गया। जैसे शुभा खोटी जी, एक्ट्रेस, वेटरन एक्ट्रेस, तो वो उनके एक थिएटर ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया और काम दिया। तो मैं उनके साथ इंग्लिश थिएटर्स करने लगा कमर्शियली, फिर गुजराती थिएटर्स, हिंदी थिएटर्स, फिर कमर्शियल थिएटर्स में। तो लेकिन एक्टिंग जो है वो वहाँ से शुरू हुआ, अनिल गांगुली जी के बोलने पर। ये फिल्म आपने बताई कौन कैसे। जी। तो इसमें उसके बाद होली फिल्म में भी आपने फिर अभिनय के, आमिर खान की जो फिल्म थी। जी जी। आशुतोष गोवारिकर भी थे। आशुतोष गोवारिकर, परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह जी, दीप्ति नवल जी, मनोज वोरा, काफ़ी कास्टिंग्स में बड़ी थी। शुरुआती दिनों की बात है ये। जी हाँ। केतन मेहता जी की फिल्म थी ये। जी जी जी। जो हमने 1 महीना पूना इंस्टीट्यूट में रह के वहाँ पे शूट किया। अच्छा। हाँ, अब वो एक अलग एक्सपीरियंस था शूटिंग का। क्या बात है। बहुत बड़े डायरेक्टर, तो उनके साथ भी काम करने को मौका मिला, और इतने लोगों के साथ में जो आगे चल के बहुत बड़े बने, उन सबके साथ में जुड़ने का मौका मिला था उस फिल्म के ज़रिए। तो कैसा उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था आपको उस वक्त? उस वक्त तो इतने लोग, हम लोग हंसी मजाक में काम चल रहा था, प्रैक्टिसेस बहुत होते थे, लेकिन वो पिकनिक जैसा हुआ था। हाँ जी। वैसे माहौल बना कर। आपकी उम्र भी कम थी उस समय? आई वॉज 17। हाँ, वो 17। और इतने बड़े बड़े कलाकारों के, जो आज बहुत बड़े नाम हैं। बहुत बड़े नाम है, यस। अच्छा, हम और भी बातचीत करेंगे आपके साथ। हम अब आपसे जानना चाहते हैं बबलू मुखर्जी जी, और बबलू जी जो हैं, आप केष्टो मुखर्जी के सुपुत्र हैं, और केष्टो मुखर्जी जिनके नाम से ही, जिनके काम से ही हर चेहरे पर, दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती थी, और उन्होंने कई फिल्में की। आपकी पसंदीदा फिल्म उनकी फिल्मों में कौन सी रही है बबलू जी? चरस, जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं, लड़की भी बने थे वो, और असरानी जी साथ में, धर्मेंद्र जी के साथ में, वो लोग एज अ पुलिस ऑफिसर थे। तो वो प्रतिज्ञा, शोले, चाचा भतीजा, जिसमें तो उनके नाम पे गाना बना है, हे रे लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को केष्टो चला। तो वो बहुत ही प्यारा फिल्म है। इनकार एक वो है, कई है। हाँ, इनकार में खूबसूरत, जिसमें उन्होंने ही डिडंट ड्रंकर्ड का कैरेक्टर नहीं किया था उन्होंने, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर किया था वो।
और भी कई फिल्में हैं लेकिन उनके अधिकांश जो उनकी पहचान कह लीजिए वो ड्रंकर्ड की जो है, जी हाँ। उसी कारण से है जी। कि वो ड्रंकर्ड रहते हैं और उनका जो अंदाज रहता है वो स्क्रीन पर सचमुच में सबको नशे में डाल देता है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर आपका अपना क्या नज़रिया होता था? आप तो उस समय काफ़ी छोटे थे। किस वक्त जो है आपको छोड़कर चले गए पिताजी? आपकी उम्र कितनी रही होगी उस वक्त? 1982 आई वाज 16 and a half। 1982 मार्च को उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ। तो उस वक्त 16 and a half years। एंड तब तक तो डैडी तो डैडी मैं आपको बताऊं, घर में फिल्मी मैगजीन नहीं आता था, फिल्मी पेपर्स नहीं आते थे, तो हमें फिल्म लाइन से दूर रखा गया था। अच्छा। हमें जब कभी बाहर लेकर गए, और वो भी क्या बाहर लेकर गए, जब तक मैं 11 साल का था, उसके बाद नहीं लेकर गए। अच्छा। हाँ, तो कभी वो प्रीमियर पे लेकर गए, कभी शूटिंग पर लेकर गए। कुछ यादें ऐसे प्रीमियर या शूटिंग की, कुछ उस वक्त की याद है आपके पास? शूटिंग, प्रीमियर का आपको बताता हूँ मैं। बताइए। ये फिल्म है बेरहम। उसमें संजीव कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और हीरोइन मतलब याद नहीं है मुझे, सॉरी। तो ये प्रीमियर पे शायद सुलक्षणा पंडित जी, शायद। हाँ, सॉरी मैं कोई बात। तो मैं शायद एक ही बार देखा मैंने वो फिल्म, और तो इसलिए, और काफ़ी टाइम हो गया। जी। और मैं जब भी मैं फिल्म लाइन में आया, मैं जानता ही नहीं था कौन आर्टिस्ट कौन है। वो तो मैं जब भी उनके साथ काम करना शुरू किया, तब जाके घर पे जाके मैं देखता था फिर। अच्छा। वो कैसेट्स मंगा के देखता था, क्या इनके साथ काम किया, कौन है, कहीं गलत नहीं हो जाए मेरे से। मतलब मैं हंसी मजाक वाला था। हाँ जी। ओके, मैं बोला कहीं गलत मैं हंसी मजाक नहीं कर दूं। हाँ जी। सीनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो एंड हाँ, तो प्रीमियर में जी। उस वक्त ऐसा होता था कि स्टेज पे सारे आर्टिस्टों को बुलाया जाता था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आते थे। जी। वो लोग कुछ ना कुछ छोटा छोटा स्पीच देते थे, बात करते थे, ऑडियंस से इंटरेक्ट करते थे। तो मुझे याद है संजीव कुमार साहब बोल चुके थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोल रहे थे। एंड और शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो वैसे भी उनकी आवाज़ भारी, जो अपने स्टाइल में बोल रहे थे जी। उसके बीच में ऑडियंस का बोलना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया, ए केस्टो। तो वो फिल्म का डैडी के नाम पे आवाज़ देने लगे वो लोग। मैं डर गया था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसमें मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोले कि दादा, पीपल वांट यू, आप स्टेज पे आइए। तो उन्होंने बुलवाया। तो जब डैडी उठे अपने सीट से, वो कुर्सियों के बीच में से जाने की जगह होती है ना, गैंगवे से जा रहे थे। जैसे ही डैडी सीट से उठे और लोगों को पता चला कहाँ बैठे हैं, वो सबके सब उसको देखने लगे उनकी तरफ, और वो उनके सब लाफ्टर शुरू हो गया। ऐसा करके पूरा हॉल गूंज रहा था। क्या बात है। जब तक के वो स्टेज पर गए, जी, माइक के सामने खड़े हुए और ऐसा करके हाथ दिखाया कि भाई रुकिए। जैसे उन्होंने हाथ दिखाया, पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति एकदम। थोड़ा गैप देने के बाद डैडी ने अपना लाफ्टर दिया, एंड फिर वापस ऑडियंस, ओ अल्लाह हो गया। हाँ, पूरा का पूरा। तो मैं तो डर गया था ये सब देख के, सुन के, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। ये मुझे बाद में किसी और आर्टिस्ट ने बताया कि ऐसा हुआ था। हाँ। और इसका मतलब ये था। मैं बोला हाँ, मैं उस वक्त था ऑडिटोरियम में डैडी के साथ में, लेकिन मैं डर गया था वो सब हल्ला गुल्ला देख के। हाँ। तो और आपका जुड़ाव भी नहीं था। नहीं था। हाँ। तो आपको पता नहीं चला कि कितना प्रभाव था उस वक्त उनका। जी। कि मतलब संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के रहते हुए, और वहाँ जहाँ हीरोइन की हम बात कर रहे हैं तो रीना राय और माला सिन्हा उस फिल्म में थी, मौसमी चटर्जी भी थी उस फिल्म में। जी। तो और शेट्टी जो होते थे वो थे उसमें। जी। तो शेट्टी साहब, मैंने वो फाइट सीन देखा उनका। अच्छा। हाँ, एक बार फाइट सीन्स में लेकर गए थे। हाँ। तो और शत्रुघ्न सिन्हा साहब और शेट्टी साहब का फाइट सीन था, और डैडी भी वहाँ पे थे उस सीन में। तो डैडी इज अ वेरी टची पर्सन। उनको छोटी छोटी बातें लग जाती दिल पे। अच्छा। एंड वेरी इमोशनल। तो शेट्टी साहब, मतलब इनको एक पंच दिया शत्रु साहब ने, और शेट्टी साहब जाके ऐसे टेबल के नीचे जाके, वो टेबल के नीचे जाते हैं फिर उठते हैं। ओके, तो उठने के वक्त टेबल का शायद कुछ था नीचे जो था, वो
कट गया था, खून निकल रहा था। तो जैसे वो टेबल के नीचे से निकले तो डैडी बैठे हुए थे सामने। ओके, डैडी ने बोला कट करो कट करो कट करो, ही इज ब्लीडिंग, ही इज ब्लीडिंग। तो शेट्टी साहब भी तो टफ एंड टफ पत्थर आदमी, उनको तो पता ही नहीं। फिर जब कट 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 बोला तो सबका ध्यान गया, अच्छा अच्छा, फिर वो पट्टी वट्टी करने लगे। तो फिर शेट्टी साहब ने बोला, अरे दादा अब तो बहुत ही नाजुक इंसान है, बहुत ही कोमल इंसान है, ये तो लगता रहता है। बोला नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता ये सब। तो ऐसा मतलब इट वाज वेरी टची। तो इमोशनल तो रहे हैं वो। जी। और आपने जिस तरह से बताया, लेकिन उनका रूप जो है घर में एक होता था और बाहर एक कलाकार का रूप होता था। जी। जो लोगों से मिलते जुलते थे और बच्चों की केयर भी करते थे वो बहुत ज़्यादा। और आपकी मम्मी की केयर कितनी करते थे वो? मम्मी, एक बात बताऊं, बताइए। डैडी सावले थे, कोई नहीं काले। सुन रहा है, आप बता दीजिए मुझे। ओके। बताइए बताइए। डैडी थे सावले, हाँ। ओके, डार्कर शेड, ब्राउनिश। जी जी। और मम्मी गोरी चिट्टी लाल एकदम। तो डैडी और मम्मी का कलर में ये फर्क था। आपको मम्मी का कलर मिला है? पता शायद। हाँ जी, प्लीज़। तो डैडी शाम को आते थे तो कभी कभार बोलते थे एक गाना लगाओ, क्या वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वो बार बार ये गाना लगाए और मम्मी को देख के रोते रहे। मतलब रोते इन द सेंस वो हल्की हल्की भीगी भीगी आंखें होती, कभी हल्का सा कभी वो आंसू भी टपक पड़ता था। तो मैंने मम्मी को पूछा रात को सोने के बाद कि डैडी ऐसा क्यों आपको देख के रोते रहते? तो मम्मी हंस पड़ी। बोला क्योंकि वो गाने में है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो मम्मी को दिक्कत, तू गोरी है मैं काला हूँ। लेकिन वो रोना नहीं है, वो एक उनका तरीका एक उनका, ढंग बोले कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार को प्यार जताने करता का हूं। एक तरीका था। हाँ, क्या बात है। तो और कोई गाना तो डैडी को पता नहीं, मतलब कोई लाउड गाना सुनने का ऐसा मैंने कभी डैडी को सुना नहीं। सुनते हुए गजल सुनते थे, वो सब जैसे क्लासिकल सॉन्ग सुनते थे। तो ये गाना जो है, क्या बात वो खास करके चलाते थे। ये अच्छी याद निकाली आपने। अच्छा, एक बार आपसे बातचीत जब हो रही थी तो आपने बताया कि मम्मी कुछ जख्मी हो गई थी या कुछ उनको दिक्कत हो गई थी। जी हाँ। एक दिवाली में मम्मी फुलझड़ी जलाने, डैडी का शूट चला था। अच्छा। मम्मी फुलझड़ी जलाने गई तो छोटे छोटे थे हम भी, मतलब मैं भी 11 साल का उस वक्त, 10 साल का रहा होगा मैं। ओके, मेरा भाई उसमें से छोटा, 5 साल छोटा, तो 5 साल का। तो फुलझड़ी जलाने गए तो उनका पल्लू जो है, वो दिया हम रखते हैं ना घर के बाहर, जी बिल्कुल, दिवाली के टाइम पे घर के अंदर सजाते हैं। तो वो दरवाजे पे वो कर रही थी, तो उनका साड़ी सिल्क का पहना हुआ था, तो वो हल्के से उड़ के वो दिया के ऊपर चला गया। एंड पता ही नहीं था उनको भी, हम भी बच्चे भी सामने, मम्मी भी सामने करी, और जैसे ही आग पकड़ा, दन 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 दन, पूरा का पूरा शी वॉज इन टोटल फायर। और हम दोनों के क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो नेबर्स को बुलाया। तो नेबर्स भाग के उन्होंने कंबल ओढ़ा, जो भी, इतना मेरे ध्यान में नहीं है क्योंकि इतना हौच पौच हो रहा था कि मतलब उनको कवर करके शी वाज लाइक बर्न्ट। एक चेहरा थोड़ा सा हल्का हल्का होता, अदरवाइज बाल जल गए, सर पूरा बॉडी जल गया था, ऐसी हालत हो गई थी मम्मी की। तो नेबर ने डैडी को शूट जहाँ पे कर रहे थे तो वहाँ पे फ़ोन किया और डैडी आए तुरंत भाग के। सो इट वॉज अ टेरिबल सिचुएशन। और फिर क्या बोलते हैं, 2-3 दिन डैडी शूट पे गए ही नहीं, क्योंकि घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नर्स बुलाए थे किसी को, मम्मी को पूरा उनको ऑइंटमेंट, बैंडेज, ये वो ये सब नहलाना वलाना, वो सब करना पड़ता था। सो डॉक्टर तो आके पूरा अपना ट्रीटमेंट करके जाते थे, लेकिन बाकी काम भी कराना है। सो चलेगा ना, बोलूँ ना मैं? हाँ, बोलिए बोलिए। सो इट इज़ अ सैड पार्ट, चलेगा? नो प्रॉब्लम, आप बोलिए ना सर। हाँ, आप बोलिए। तो वो टाइम था कि डैडी का लगाव, मतलब मम्मी की तरफ कितना ध्यान, वो सोते नहीं। मम्मी ने ज़रा सा चूहा आवाज के बाथरूम जाने, कुछ भी, मतलब उठना बैठना सब मुश्किल था, इम्पॉसिबल। शी वॉज बेड रिडन फॉर मंथ्स। लेकिन वो
कुछ 2-3 दिन तो चलो एडजस्ट हो गया था, वो बाकी तो छोड़ नहीं सकते थे कि उसी वक्त उनका काम इतना बढ़ गया था। तो ऐसे भी टाइम पे लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको एक किस्सा, यही इसी से जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ। डैडी ने किसी को रखा था घर पे, एक नर्स काइंड ऑफ थिंग, जो डैडी के वो सर्कल में पहचान की थी, एक रेपुटेड। तो शी यूज्ड टू बी एट होम टू टेक केयर ऑफ मदर, दिलाना वराना ये वो 24 आवर्स। एंड जब भी कुछ हो आई हैज़ टू बी होम, देखता था कैसे क्या करती। स्कूल में आने जाना होता था, बस फिरना भी दिखता था। एक हफ्ते के बाद पता चला वो लेडी ने घर में से काफ़ी कुछ चीज़ें चुरा के निकल गई। अच्छा। अब किस पे भरोसा करें ऐसे टाइम? जो भरोसेमंद था वो भी भरोसा छोड़ के चला गया। फिर डैडी को भी लगा, वो वाला फ्लैट खरीद के दिया जो कि मेन रोड फेसिंग है। क्या बात है। ओके, एंड रास्ते के इस तरफ एक बिल्डिंग छोड़ के पीछे सी फेस है, हाँ। जू बीच है। तो डैडी ने बोला कि दिस इज द हाउस फॉर यू। क्या बात। अब तुमको किसी घर पे नहीं जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे घर में तुम बैठे बैठे देखो, सब त्योहार विसर्जन ये वो सब तुम्हारे घर के सामने से तुमको नजर आएगा। वाह। ऐसा। ओके, एंड वन मोर इंसिडेंट। हमारे घर पे टीवी नहीं था जी टीवी देख ली जब आप नेबर के घर पे जाते, जी जी। ऐसे कुछ हुआ, हो सकता है उनके घर में मेहमान आया हो, हाँ, हो। और वो शायद नहीं अलाउ कर रहे थे, छाई गीत हम अगर वहाँ पे जाके देखते थे। तो डैडी ने मम्मी को नहीं जाने मिला। मम्मी है ना एकदम हाय मम्मी है ना एकदम गाय, एकदम गाय। ओके, तो वो मम्मी को घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, एकदम नहीं। तो वैसे ही कुछ हुआ कि डैडी भी आके पूछते थे कि कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या करते हैं। डैडी हमसे इंग्लिश में बात करते थे, मम्मी से बंगाली में। ओके, तो डैडी पूछा तो बोले आज मैं छाया गीत नहीं देख पाई। चित्रहार या छाया गीत क्या उस वक्त आता था? चित्रहार जी। तो क्यों? उनके वो घर में कुछ थे, आए थे मेहमान, तो नहीं देख पाई, मैं नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, विद इन फ्यू डेज कलर टीवी घर पे। मतलब मम्मी को तकलीफ, प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तुमको मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। क्या बात। ऐसा था मम्मी के साथ का उनका। ये बहुत ही गहरी और आत्मीय और अपने परिवार की पारिवारिक बातें जो हैं आपने बड़े ही प्यार से अपने श्रोता साथियों के साथ शेयर की है। निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। अच्छा, ये बताइए, उनका प्यार इतना था, लेकिन वो ही वाज नॉट लाउड लवर, राइट, माइल्ड लव और शांत, मतलब साइलेंट लव। क्या बात। वो उनका था, चाहे वो मम्मी की तरफ हो चाहे वो हमारे तरफ हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं पैदा हुआ था कलकत्ता में। और मुंबई कैसे फिर आना, कौन से साल में आया आप? मैं जब 6 महीने का था, अच्छा, तभी 6 महीने का है सिर्फ, अच्छा अच्छा। तभी डैडी हमको बॉम्बे लेकर आ गए थे। तो फिर उसके बाद आप मुंबई में पढ़ना वगैरह सब कुछ फिर यहीं? जी हाँ, एवरीथिंग यहाँ पे। अच्छा। और डैडी का भी और ननिहाल कहाँ आपका? मेरा नैनीहाल बोले तो मदर साइड से जो है? मदर साइड कलकत्ता। कलकत्ता से। हाँ। तो मम्मी कलकत्ता से ही हैं? मम्मी कलकत्ता, डैडी भी कलकत्ता से। और मम्मी के भाई जो गोविंदोलाल गांगुली, उनके केवल रोबिंदोलाल गांगुली, ये दोनों थिएटर क्या करते थे, एंड उनको अवार्ड्स मिला इंदिरा गांधी जी से। अच्छा। एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, काफ़ी। तो उस हिसाब से डैडी उनके साथ कनेक्टेड थे। ये तो मुझे नहीं, मतलब जो मेरे अंकल्स और आंटीज़ ने बोला है, मामा मामी चाचा चाची ने बताया कि फिर उनके बोलते हुए डैडी से शादी करवाई। तो सब लोग ऑब्जेक्ट करते थे, ये काला आदमी है, क्योंकि मेरे घर में सारे के सारे, सॉरी आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, मैं कलर के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक वो होता ना, वो एक जो नहीं होना चाहिए, ओके, तो कि वो लोग कलर के अगेंस्ट थे। मेरा मामा लेकिन था कि नहीं, ही इज अ नाइस मैन, कि दोनों को जमीन आसमान का फर्क देखते हैं मैं। मामा बोले कि ही इज अ नाइस मैन, आदमी अच्छा है, अच्छा आदमी होना चाहिए। तो वो उनका प्लस पॉइंट उस वक्त, मैं मेरे मामा जी को हैट्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त ऐसी सोच रखी थी, प्रगतिशील, yes, क्रांतिकारी सोच उस दौर में उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। और मेरे मामा की जो वाइफ आई, वो जैसे मेरे डैडी का कलर वैसे उनका कलर, कि ऐसा नहीं लगे कि अच्छा मैंने इनको ऐसा किया तो लेकिन मैं भी करूंगा ऐसे। मैं अगर ये मानता हूँ ऐसा, ही वॉज अ वेरी एडवांस्ड थॉट पर्सन। तो वैसे उनकी शादी हुई।
फिर यहाँ पर आ गए। लेकिन जब यहाँ पे आने के पहले डैडी 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 डैडी, हाँ डैडी डैडी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। तो सलील चौधरी जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, बैंड्रा में उनका घर हुआ करता था जी। अभी भी हैं शायद, काफ़ी टाइम हो गया। तो डैडी उनके बालकनी में सोते थे। हाँ, ये कहा जाता है कि उनके किसी उसमें कि उनको सोने की उस समय जगह नहीं रहती थी तो कहीं और सोया करते थे। हाँ, कई लोग बोलते हैं स्टेशन पे सोते थे, इधर सड़क पे सोते थे। नहीं, वो बात ऐसी नहीं है। ऐसे नहीं है। हाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद था उन पे भी। एक बालकनी में सोते थे। हाँ, वो तो मदद ज़रूरत पड़ती, किसी दूसरे शहर में आप जा रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं आप, उस दौर में तो होता है ऐसा। सलील दा ने बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और डैडी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके घर पे बहुत आना जाना हुआ। डैडी जब अच्छा खासा करने लगे थे तभी उनसे कनेक्शन था, रिलेशन था, उनके घर पे आना जाना बहुत रहता। सर, अब है ना, हम ऐसा करते हैं कि आपने जो फिल्मों में रोल किए हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जो आने वाली फिल्में हैं उन पर बात कर लेंगे। ठीक है श्रोताओं, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं हम यहाँ पर बबलू मुखर्जी का, क्योंकि आप हमारे साथ आए तो हैं, साथ ही साथ बड़े ही लाइवली और बड़े ही जीवंत अंदाज में जो है अपनी बातें भी कह रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें केस्टो मुखर्जी से जुड़ी हुई हमें बता रहे हैं जो हम कभी शायद जानते नहीं थे या हमें पता भी नहीं चल पाई। और जाहिर है उनके परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, तो हम कुछ और भी उनके बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने जब फिल्मों का जो ये सफ़र है शुरू तो कर दिया था कौन कैसे फिल्म से, होली फिल्म की आपने, फिर और भी बहुत सारी फिल्में की हैं, दिल है, खिलाफ है, इसी का नाम ज़िंदगी है, और नरसिम्हा है, तेजस्विनी है, तो ऐसी कई फिल्में आपने की है। बताइए अपनी फिल्मों के बारे में बताइए। जागृति फिल्म की है, दिल आशना है, हेमा मालिनी जी की जो फिल्म थी वो भी आपने की। तो ये जो पूरा अनुभव रहा है फिल्मों का आपका, इसने आपको किस तरह से पुख्ता किया है और ये अनुभव कैसा रहा है, बताइए। वैसे जब मैंने अपना काम शुरू किया डैडी के जाने के बाद, तो हाँ ये एक्टिंग वगैरह की है और मैंने असिस्ट भी किया है। आपने असिस्ट किया है। श्रद्धांजलि फिल्म जो थी उसमें भी आप असिस्टेंट थे। अनिल शर्मा जी की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस जो थे, मिस्टर मिसेस सीरियल सीरियल आगा जी की सीरियल थी वो, उसमें मैंने असिस्ट किया था उनको। डायरेक्ट भी किया, जब वो नहीं रहते थे तब आप डायरेक्ट भी करते थे उसको। वो जब वो एक्ट करते थे एज टू डायरेक्ट एंड तो एक वो भी एक्सपीरियंस, मतलब मैं नया नया फर्स्ट टाइम असिस्टेंट बनाऊं जलाल भाई का, ओके, एंड मुझे कुछ ही दिनों में डायरेक्ट करने को बोला कि भाई यू कॉल द शॉट्स। क्या बात। बिकॉज वो स्क्रिप्ट राइटर के साथ में मैं ही बैठता, स्क्रिप्ट राइटर तारिक यूनुस, वो लंदन से आए थे, तो वो लिखते थे उर्दू में, तो मैं उनके साथ रात में बैठता था और वो ट्रांसलेट करते थे, मैं हिंदी में लिखता था और फिर सुबह जाके सब आर्टिस्टों को देता था। तो मेरा डे नाइट काम चलता था, मज़ा आता था। क्या बात। तो जलाल भाई को मालूम है कि भाई सबको जो डिटेल वाइज तो उसको मालूम ही है। हाँ, पूरा प्रोसेस आपको फिल्मांकन का पूरा पता है। हाँ, तो बोला कि भाई, तो जब वो करते थे तो बोले कि नाउ यू से कट और एक्शन एवरीथिंग यू से, रिटेक करना है बेफिक्र, ओके, विदाउट हेजिटेशन यू से अ रीटेक, आई वांट अ रीटेक इवन इफ आई एम एक्टिंग। ऐसा उन्होंने एक प्रोत्साहन भी दिया, तो उसमें मजा आता था, मजा आता था। क्या बात। एंड देन अनिल शर्मा जी को उनकी फिल्म श्रद्धांजलि में असिस्ट किया था। शशि कपूर जी थे, जिंतमान जी थे, राखी जी, प्रेम चोपड़ा जी, बड़े बड़े कलाकार थे, उन सभी को आपने तो मतलब मैं सातवां साथ में थे। असिस्टेंट था, हाँ, बट नज़दीक से देखा काम करते हुए। और उनसे कई गुर आपने सीखे होंगे, आपके साथ संबंध रहे होंगे, आपसी बातचीत होती रही होगी उस वक्त में। और उसी से फिर वो करने के बाद मैंने वो 17 साल की उम्र में मैंने एक वीडियो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था। अच्छा। हाँ, उन दिनों में नारी हीरा जी स्टार्टर्स वाले, उनका वो वीडियो फिल्म्स बहुत बनाया करते थे। जी जी जी। तो मैंने बोला चलो एक वीडियो फिल्म बनाता हूँ। तो उसमें आदित्य पंचोली फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में थिएटर किया करते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम उसको मैंने हीरो लिया एंड देयर अनदर गर्ल को लवली, तो हीरो हीरोइन वो और दूसरे भी आर्टिस्ट थे। तो दैट हैड प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड एंड वो जो मेरा व्हेनेवर आई वर्क ना, मैं डायरेक्टर के पीछे ही रहता हूँ या आजू बाजू में रहता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कैमरामैन के साथ कैसी बातें करते हैं, आर्टिस्ट के साथ कैसी बातें करते हैं, कोई राइटर है उसके साथ कैसी बातें करते हैं, वो मैं सुनते रहता हूँ, उनका एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस लिया था जलाल भाई और अनिल शर्मा जी से।
थोड़ा बहुत जो नॉलेज मिला था हमको, तो वो मैंने इस्तेमाल किया ये फिल्म बनाने में। ओके, एंड देन मैंने नारी हीरा जी को मैंने वो आई सोल्ड इट, उन्होंने स्क्रैप किया, बोला कि मैं आदित्य को मैं लॉन्च करूँगा। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो मेरा मेकिंग चार्जेस था दे दिया था, मैंने स्क्रैप करके उन्होंने फिर आदित्य पंचोली को लॉन्च किया था। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आदित्य पंचोली जो हैं, हाँ। हीरो और अभिनेता जो हैं, वो आपकी खोज हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उनकी किस्मत है, हाँ। वो उनका हार्ड वर्क है, मेरी खोज नहीं है। हम नहीं। दोस्ती दोस्ती में हम कर गए। हाँ नहीं, मतलब पहचाना तो आपने, आपकी नज़रें जो थी वो इतनी पारखी थी कि आपने बहुत पहले ही उनमें हीरो ढूंढ लिया था। उसका पर्सनैलिटी ऐसा था, हाँ। ऐसा पर्सनैलिटी था उसका हाँ, हाँ। कि और कोई आप सोच ही नहीं सकते उसको बिसाइड्स हीरो। तो ऐसे में हाँ आप हाँ हाँ नहीं, आप और जो ये स्वीटी वेट्स NRI जो है, ये फिल्में की हैं आपने, और ढूंढते रह जाओगे जी जी, तो बहुत सारे कलाकारों के साथ जब आप काम करते रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि आपको, चूँकि असिस्ट भी किया आपने फिल्मों में, कुछ अपनी फिल्में या सीरियल या कुछ ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा लगा नहीं आपको? क्योंकि सीरियलों से भी आप जुड़े रहे हैं हमेशा से, जो है DD पर जो सीरियल आते थे, छोटी बड़ी बातें, विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानी, चुनौती, इसमें भी आपने अभिनय किया है, तो जुड़े रहे हैं आप। बताइए इस बारे में भी कुछ। क्या इस बारे में कैसा अनुभव रहा आपका जब आप चुनौती कर रहे थे, एक अच्छे विषय पर, यंग जो प्रॉब्लम थी उस पर थी वो फिल्म, उसमें आपका किरदार क्या था? विक्रम बेताल में आप किस तरह से जुड़े हुए थे? दादा दादी की कहानी में आप किस कैरेक्टर में थे? छोटी बड़ी बातें जो थी वो किस तरह की कहानी थी? बताइए कुछ। छोटी बड़ी बातें मेरी फर्स्ट सीरियल, जिस सीरियल से मुझे स्टारडम मिला, एंड वो डायरेक्टेड बाय भीमसेन खुराना जी जी जी, एंड रिटन बाय कामरान करण राजदान, सॉरी। वो सीरियल में आई वाज, वो यंगस्टर्स होते हैं, एक फैमिली है, सुलभा देशपांडे जी और बड़े बड़े कलाकार उसमें, सुलभा देशपांडे जी, माया अलग जी, अशोक शराफ जी, एंड तो उसमें दो फैमिली बताएं। एक है जो बहुत ही सुलभा देशपांडे जी का जो फैमिली है, वो मैं उनका बेटा बना उसमें, और उनका एक और बेटा है, हम दो भाई हैं उसमें, उनके बेटे बने हुए हैं। वो है कि अरे दूध उबल गया, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, वो ये सब चीज़ में मानती हैं। और अशोक शराफ जी और माया अलग जी, अलंकार उनका माया अलग जी का बेटा, अशोक शराफ जी मामा हैं, तो वो एडवांस्ड है, वो लोग नहीं सोचते ये सब। तो उन दोनों का जो एक क्लेश जैसा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक वो बहुत ही खूबसूरत सीरियल था वहमों के ऊपर। तो उसमें एक वो जो यंगस्टर का कैरेक्टर था वो किया था, फिर लाइट हार्टेड कैरेक्टर। और उसमें भी जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, तो वो मुझे राइटर ने मुझे बाद में बताया कि आपका कैरेक्टर जो आप करते हो वैसा था ही नहीं, आपका कैरेक्टर एकदम माइल्ड वाला कैरेक्टर है। मतलब अच्छा मम्मी ने ये बोला, अच्छा मम्मी ने ये बोला, अच्छा वो नहीं करो, अच्छा, लेकिन आपने रीडिंग के वक्त और वो वर्कशॉप के वक्त आपने कैरेक्टर को बदल दिया, आपने एकदम उसको वायलेंट कैरेक्टर बना दिया। मम्मी ने बोला ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, मैं तो करूंगा। तो अचानक हमको लगा ये क्या हो गया, और हमें वो कैरेक्टर अच्छा लगा और आपका कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया। तो वो बहुत क्लिक हुआ था वो कैरेक्टर। एंड फिर दादा दी कहानी और क्या विक्रम बेताल, मज़ा आया था। मैं क्या बोलूँ, उन दिनों में ना काम चल रहा था, DD पे 4 सीरियल मेरे आते थे, सुबह और शाम। मतलब मैं काम ही काम कर रहा हूँ, प्लस थिएटर कर रहा हूँ, प्लस मूवीज़ भी कर रहा हूँ, प्लस क्या मतलब काफ़ी आना जाना, गेस्ट ये फलाना फलाना। तो इट वॉज टोटली ऑक्यूपेड। मेरे को इतना ध्यान में नहीं आया कि भाई कि ऐसे बैठ के सोचूं, जो एक्टर सोचते ना, ये कैरेक्टर मुझे ऐसा करना चाहिए, ये कैरेक्टर में ऐसा, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब शुरू में डायरेक्टर बोलते थे बबलू जस्ट बी योरसेल्फ, मतलब इसमें अंगार डाल, मतलब यू मेक इट लाइवली, द सीन मेक इट लाइवली, बस वही करता था सीन लाइक। मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं जो, हाँ एक मेरे को ये अफसोस है कि एक्टर्स लोग जब बात करते हैं ना एकदम फिलोसफिकल, थॉटफुल, ये वो ये करना है, मैं इस कैरेक्टर में ऐसा करूँगा, मुझे करने को नहीं मिला। मैं जब कभी सोचूं कि मैं थोड़ा सा इसमें गेटअप लूँ क्या, मैं थोड़ा सा ऐसे इसको करूँ क्या, तो डायरेक्टर बोलते हैं यार मेरे को
तुम्हारा बहुत थोड़ा टाइम मिला है, उसमें गेटअप लोगे, ये करोगे, वो टाइम निकल जाएगा, सो जस्ट प्ले योरसेल्फ एंड फिनिश एंड देन यू गो टू नेक्स्ट वन। मेरे को किसी ने कुछ करने नहीं दिया। नहीं, तेजस्विनी एक फिल्म आई थी, एन चंद्रा जी ने आपको एक अच्छा रोल दिया था। वो यस यस यस, वो मज़ा आया मेरे को करने में। हाँ जी। उसमें दो, अमरीश पुरी जी विलेन, जी। विजय शांति जी हीरोइन। ओके, अमरीश पुरी का बेटा आरिफ बना हुआ है, विजय शांति जी का बेटा मैं सॉरी सौतेला भाई मैं बना हूँ, सौतेला भाई। ओके, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, अमरीश जी नेगेटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव पर्सन। तो मैं सौतेला होने के नाते इनके साथ जुड़ जाता हूँ, एंड तो हम दोनों धमाल करते रहते हैं। एंड इतना मेरे को मजा आया ना वो कैरेक्टर करने में, नेगेटिव थॉट, ये वो एक अलग ही एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, वो सब अलग से करने को बोला। हाँ, उस फिल्म में ना बताइए, कुछ मेरे प्रिंसिपल्स रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए। एक तो उस फिल्म में कि वो लड़का सीन है जिसमें वो लड़का लड़की को रेप कर रहा बाथरूम में, और आई एम देयर शाउटिंग फ्रेंड्स में कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मतलब उसको झाड़ पे चढ़ाने वाले बात कि आगे बढ़ो। वो तो मुझे गंदा लगता था। मैंने पूछा था कि ये सीन में मैं तो नहीं करने वाला हूँ ना ये सब। बोला नहीं, यू आर देयर जस्ट पेपिंग अप। बोला ठीक है। बोले तो ये चीज़ जो लड़कियों के साथ में जो करना है वो मुझे नहीं पसंद, बिकॉज बाय टाइम आई जस्ट हैड दैट थिंग कि नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि एक फिल्म में कर रहा था षड्यंत्र, उसमें 4 विलन्स थे और चारों लड़की को रेप करते 1 बाय 1। 3 जनों ने किया, वो लड़की ने मना कर दिया, 2 जन ने किया, लड़की ने 3rd रेप के लिए मना कर दिया। बहुत टॉर्चर हुआ उसके साथ में, वो दे गेट कैरिड अवे। 3rd में कैसे भी मनाया कि भाई एक कर लो, वो रेप सीन किया। उसके बाद में उसने रोते रोते हाथ गिर कर पैर पड़ के मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है, आगे का नहीं 4th रेप सीन करना है। एंड द 4th रेप सीन वाज विथ मी, एंड मैंने इनको देखा करते हुए। बहुत गलत तरीके से किया उन्होंने। डायरेक्टर ने बोला कि ज़रा मनाओ यार, क्योंकि चाहिए आगे जो सब लिंक ट्विंक्ड है ये इस चीज़ के साथ में। तो मैं लड़की को बुलाया, बैठा, बात किया। मेरे बोला इसको कोरियोग्राफ करते हैं, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी किया, मैंने कहीं भी हाथ लगाया, मैं कुछ भी किया, वो सब नहीं करना चाहूँगा। हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं, जैसे डांस कोरियोग्राफ होता है, हाथ इधर पैर इधर ये वो। तो हम लोग नज़दीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि कैमरे का एंगल में उनको बोल दूंगा कि आप कैसा देख रहे हैं तो हम वैसा हम कर लेंगे। डोंट वरी, आई विल नॉट टच यू। हमने एक बार उसको करके बताया, रिहर्सल करके बताया, एंड टेक हुआ। एंड शी वॉज लाइक, डायरेक्टर भी खुश, एंड द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुझे वो गंदा लगता है सब करना, गंदा लगता है। लेकिन फिल्मों की कहानी की अगर वो डिमांड होती मत करो ना वो रोल, मत करो ना वो रोल। मतलब नहीं, मैं अपने वो हिसाब से बोल आपका, रहा हूं, हाँ, वो आपका अपना अपना ओपिनियन में बता। स्टैंड जो है ये आपका है और आप इस पर कायम भी रहते हैं। Yes. ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों में जो है आप कौन सी फिल्में करेंगे। उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक गाना बताया था कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं किसी को। टाइम है, बोलूँ मैं? बोलिए। हाँ, ये मेरे छोटे भाई के लिए है। ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की उम्र में उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। तो डैडी के जाने के बाद, डैडी एक्सपायर्ड इन 82 एंड माय ब्रदर वेंट इन 85, 3 साल। तो जो मम्मी और एक बॉन्डिंग सा हो गया था ना कि आई एम दी एल्डेस्ट नाउ, आई हैव टू सी आफ्टर मदर। मम्मी को दुनियादारी का कुछ नहीं मालूम, तो एवरीथिंग आई हैव टू टेक केयर। बड़ा भाई का पढ़ाई भी, खुद का भी काम भी, मम्मी का भी देखभाल ही वो। तो उसमें बहुत नज़दीक आ गए थे हम, मम्मी और मेरे भाई दोनों। और उसको मैं फादर जैसा ही था, स्कूल में भी उसके जाके मेरे को सब देखना है, ट्यूशन में भी एवरीथिंग। तो उसका जो झटका लगा ना मुझे, तो वो फिर मैंने फिल्म देखी नाम। तो नाम में संजय दत्त एंड कुमार गौरव, उन दोनों के ऊपर ये गाना है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। एंड वो इट कनेक्टेड विद मी
विथ माई ब्रदर दैट सॉन्ग, एंड वो जब भी मतलब बजता है तो इट लाइक मेरा भाई सामने आ जाता है, एंड वो जो एक्सीडेंट के बाद जो मैंने उसका कंडीशन देखा था वो सब भी नज़र के सामने आ जाता है। क्या नाम था उनका? रंजीत मुखर्जी। ही वॉज 14, उसने 8th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे के वो पार्टी के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ में सीरप होटल में। फिर आते हुए वो बाइक एक्सीडेंट हुआ। सलमान खान के घर के सामने एक पैरापेट वॉल जैसा है, रास्ता है, फिर इधर वो दीवार सा है छोटा सा 2 फुट का, फिर ईंटा है, वो रॉक्स एंड पानी है। तो वहाँ पे वो टक्कर मार के उसका बाइक ही हैड फॉलन ऑन द रॉक्स, हेड मतलब ऐसा ऊपर गया तो सर के बल नीचे आके गिरा। 14-15 फीट नीचे है वो, ऊपर से 7-8 फीट और भी ऊपर उछला था। वो सब याद आके। श्रोताओं, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं बबलू मुखर्जी का और साथ ही साथ आपका भी, क्योंकि ये कार्यक्रम चल रहा है बबलू जी के साथ। और आपने पाया होगा इस तमाम बातचीत में कि बबलू जी की जो एनर्जी है, जो उनका कहने का एक अपना अंदाज़ है, उसमें ड्रामा तो है लेकिन आत्मीयता भी है, और वो बड़े प्यार से अपनी बात कह भी रहे हैं और कहना चाह भी रहे हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा। बबलू जी, आप जो भी बातें कहते हैं बड़े ही उत्साह के साथ और जुड़ कर कहते हैं। हमने अभी तक की बातचीत में ये पाया है। जो भी आप बता रहे हैं उस समय आप बिल्कुल जुड़ जाते हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़ते हैं आप, या अभिनय करने वाले के रूप में जुड़ते हैं, ये आप इसी तरह से स्पॉन्टेनियस हैं? ऊपर वाले की मेहरबानी। यस, आई ट्राई टू बी लाइवली। हाँ, एकदम लाइव। हमने ये देखा कि आप जब भी जो अपनी बात बता रहे हैं उसमें कोई सीरियसनेस अलग से डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो आप हैं उसी तरह से आप प्रेजेंट हो रहे हैं। जी। जबकि मैं भी अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह से हूँ, मैं शायद उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन मैं माइक्रोफोन के ज़रिए जैसा हूँ मैं वैसा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके बोलने का स्टाइल कमाल है सच्ची में। वो जो आप को बेस भी है, ट्रेवल भी है, एंड यू नो दैट वो सीरियसनेस भी है, एंड आपकी आवाज़ में काफ़ी वैराइटीज़ है, एंड सो मेस्मराइज गेटिंग, मतलब आपकी आवाज़ सुनकर मज़ा आ रहा है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे कि आपके दर्शक, आपको चाहने वाले आपसे खुश होंगे, आपसे, आपके काम से मज़ा लेंगे? आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहे हैं या अभी क्या कर रहे हैं? अभी का मैं बता सकता हूँ। अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नौशाद सिद्दीकी। फिल्म का नाम है फिल्म का नाम है मिशन ग्रे हाउस। इट्स अ थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री। और उसमें जैसे कि पहले की फिल्म में वो हवेली है और महमूद भाईजान वो ऐसा कैरेक्टर, मतलब देखभाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, केयरटेकर जैसे कोई है वहाँ पर। जी, मुझे वैसा रोल है, मेरा रोल वैसा है उसके अंदर, केयरटेकर का, बंगले का। ओके, तो कैरेक्टर करने में मज़ा आया। एंड न्यू हीरोइन लॉन्च कर रहे हैं। नाम वाइज रज़ा मुराद जी हैं, किरण कुमार जी हैं, ये सब मैं काम किया तो इनका मुझे मालूम है। एंड देयर इज अनदर मूवी इन विच अगेन राजू श्रेष्ठा एक्टर, ओके, ही इज़ बिकम अ डायरेक्टर, वो डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी। तो उसमें भी अच्छा है, एक सिंपल सा कैरेक्टर है एंड वो पागल सा कैरेक्टर है। तो ये भी मुझे करने में मज़ा आ रहा है। क्या बात है। हाँ। तो इन दिनों आप जो हैं एंगेज्ड हैं, और जो आप चाहते हैं करना, जो कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स अब आपके पास पहुंच रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। अब मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। पहले मैं काम करता था, मतलब मुझे मालूम है, मेरे जब मेरा करियर शुरू हो रहा था तो मुझे इन बिटवीन मुझे 2 फिल्में मिली थी एज अ सेकंड हीरो, लेकिन वो मैंने फेवर नहीं किया तो मेरा काम कट गया। अच्छा, ओके, एंड बिग फिल्म अगर वो उसमें मेरा सेकंड हीरो में अगर लॉन्च हो गया होता, अगर मैं पोर्ट्रे हो गया होता एज अ सेकंड हीरो, तो मैं एक अलग ही जॉनर में रहता, लेकिन वो नहीं हुआ। फाइन। तो मेरा ये था कि भाई काम करूं, मैं कोई प्लान नहीं करूंगा कि ये फिल्म और ये सीरियल और ये, मैं प्लान कुछ नहीं करूंगा। जो होता है होने दो, ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम मेहनत करेंगे, मेरे को मेहनत करना है। ओके, एंड मेहनत भी क्या, कहां से क्या कितना ज्यादा मिल रहा पैसा वो देखो, कितना ज्यादा बड़ा रोल है वो देखो, ऐसा मैं काम करता था। सो आई नो, मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर याद है, नाम भी याद नहीं है,
जो मैंने काम किया मुझे पैसे याद है, पैसे से मुझे वो प्रोजेक्ट याद है। ओके, सो एंड बिकॉज वो लाइक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल जीना है। ओके, इफ यू डोंट हैव मनी एंड आई हैड डैडी का मतलब इतना कुछ पीछे रख के गए, वो संभालना है। मम्मी है, मम्मी कभी मम्मी का क्या हुआ था कि डैडी के जाने के बाद मम्मी को थोड़ा सा मेंटली थोड़ा तकलीफ हो गया था। भाई के जाने के बाद एकदम कंप्लीटली मम्मी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मम्मी का संभालना ये वो, तो बस काम करते जाओ, डे नाइट। मुझे बीच में मिलते थे 2 घंटे, सुबह 7 से 9 घर पे आने के लिए मिलता था मुझे, एंड 9 बजे वापस 9:30 रिपोर्ट टू द सेट। वो 7 से 9 भी 2 घंटा मेरे से ले लेते थे लोग। अच्छा, मेरे को 2 घंटा दो बस। तो कॉलेज का एक सीक्वेंस था, कॉलेज का एक सीरियल शुरू हुआ था, करण सलूजा वाज द डायरेक्टर, वो भी अमेरिका में जाके सेटल हो गया। अच्छा, तो सब पूरा कॉलेज के ऊपर है। राखी विजन, अजीत वछानी जी की बिग कास्ट अगेन। ओके, बोले यू गिव मी 2 आवर्स यार, आई नीड 2 आवर्स ऑफ योर्स इन द मॉर्निंग। तो वो भी नहीं होता था, मैं घर पे भी नहीं आ सकता था, तो 7 से 9 वो भी मैं सेट पे जाता था। ऐसा काम चलता था, ऐसा काम करते रहता था अंधाधुंध। यहाँ तो बोलूँ, मेरा ड्राइवर भी जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ वो सोता था, मेकअप मैन जब वो मैं मेकअप मैन और मैं स्पॉट पे हम लोग गाड़ी में सोते थे ट्रैवल करने के वक्त। सो इट वाज लाइक दैट। तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि ये खास या वो खास, मुझे वो करने को मिला ही नहीं, अभी करने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। ओ हो, समथिंग डिफरेंट। एक आर्टिस्ट का रहता है कि कुछ अलग करूं, अब करने को मिल रहा है। ओके, एट दिस एज। एंड एक मैंने सीरियल किया था, माय फेवरेट प्रोडक्शन हाउस सीरियल का इज स्वास्तिक प्रोडक्शन। उन्होंने मुझे एक रोल दिया था, सीरियल का नाम था सूर्यपुत्र करण। ओके, उसमें पूरा गेटअप है, दाढ़ी है, मुच्छी है, बनाना है, यूनिकॉर्न वो लगा हुआ है, कैरेक्टर एकदम आदि मानव जैसा बोलते ना, एक वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड मतलब उसके एक एक लाइन पे अलग कट, उसके एक एक लाइन पे अलग कट ऐसा होता था। अच्छा, ऐसा कैरेक्टर मिला था। उफ, वो मजा आया था करने में। अच्छा, एक और सिद्धि के अंकल। हाँ, उन्हीं का राइट। अभी मतलब एक फर्स्ट टाइम ऐसा कि मुझे एक मुस्लिम कैरेक्टर करने को मिला है। अच्छा, हाँ, उसका नाम है सिद्दीकी अंकल, हाँ, एंड इन्हीं प्रोडक्शन हाउस इन्हीं का है वो। अच्छा, जो हीरोइन है उसके डैडी के साथ काम करते थे, तो उनके डैडी के इंतकाल के बाद, डेथ के बाद, अब ये लड़की वापस, इतना बड़ा एम्पायर है, उसको संभालना है। अच्छा, और उसके बार बार इतने सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, रुकना, ये वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन्होंने ये अंकल जो है, वो जिनके डैडी के साथ काम करते थे, वो इनके पास है, जो जगह जगह टाइम पे इनको हेल्प करते रहते हैं जब भी होता है। हाँ, तो एक अंकल वाला कैरेक्टर हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे को एज एन अंकल। मैंने एक फिल्म की थी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं हुआ उसमें।